हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2027 बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का टारगेट कर चुके हैं। जी हाँ, यदि आपने भी 2027 बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 अंक लाने का लक्ष्य बना लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक वायरल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है और यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को यानी वायरल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो टारगेट है 70 में 70 अंक लाने का वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वायरल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में मैंने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मैंने आपको बताया था इसके पहले के वायरल मॉडल पेपर की वीडियो में। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। निर्देश जरूर पढ़ लेना क्योंकि इनका आपको पालन करना है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 15 मिनट आपके पास रहेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। बाकी आप जितना समय लगाते हैं पेपर पढ़ने में वो आपकी ऊपर यानी आपके ऊपर निर्भर है। चलिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और तीसरा निर्देश है कि जो प्रश्न पत्र हिंदी विषय का होगा इसके 2 खंड होंगे। जैसे ये वायरल मॉडल पेपर है, इसके 2 खंड हैं, खंड आ है और खंड बा है। तो खंड आ में क्या है, 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको किसमें भरना है, OMR सीट में भरना है। किसमें, OMR सीट में भरना है, जिसमें आप नीले पेन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर काले पेन का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त ये है पेन आपका बाल पॉइंट वाला होना चाहिए, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्लियर। और आगे ध्यान दीजिएगा, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। जो आपको OMR सीट मिलेगी उसमें खंड आ के सभी प्रश्नों का उत्तर आप भरेंगे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है। क्लियर। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये थे निर्देश जिनका आपको पालन करना है बोर्ड परीक्षा देते समय। अब देखो खंड आ, जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित रहेगा, जिसमें 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से 20 नंबर का होगा आपका क्या, खंड आ। चलिए, 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ उपन्यास आप याद कर लेना, जैसे कि कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ये जयशंकर प्रसाद जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिनको आपको याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं? तो क्या ये कवि हैं, आलोचक हैं, या नाटककार, या उपन्यासकार? तो सही विकल्प होगा बी वाला ऑप्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। चिंतामणि निबंध संग्रह है, याद कर लीजिएगा। रस मीमांसा, इसको भी याद रखिएगा। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, और विचार वीथी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। 3 प्रश्न बन सकते हैं, और वो पहला प्रश्न क्या है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? पहला प्रश्न ये बन गया। तो ये है जीवनी विधा पर आधारित रचना, इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न आ सकता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहाँ पे प्रश्न क्या आया हुआ है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कलम का सिपाही के लेखक यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, अमृत राय जी हैं। तो कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ये जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, क्योंकि अमृत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा है कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना में। क्लियर? अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी ये क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं शेखर एक जीवनी के लेखक। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और क्या भूलूं क्या याद करूं? आप लोग याद कर लेना, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये रचना बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ये 3 रचनाएं इनकी किस विधा पर आधारित हैं? और ये तीनों रचनाएं हैं किसकी? ये भी तो आपको याद करना है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। क्लियर? तो नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं। और ये तीनों रचनाएं आत्मकथा विधा पर आधारित रचनाएं हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को उन सभी मित्रों में जो आपकी कक्षा में हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार क्या बिहारी लाल हैं, या जगनिक हैं, नरोत्तम दास हैं, या महाकवि भूषण हैं? तो छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। 7वां प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये तीनों रचनाएं बिहारी लाल जी की हैं, या केशवदास जी की, या मतराम की, या भूषण की? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, केशवदास। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी वाला विकल्प सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है?
तार सप्तक के कवियों को अज्ञे जी ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में किया था। और इन्होंने एक चीज याद रख लीजिएगा, तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है, कितने कवि हैं? तो तार सप्तक में 7 कवि हैं। ये प्रश्न भी आता है, आपका उत्तर हो जाएगा 7। तार सप्तक के इन 7 कवियों को अज्ञे जी ने राहों के अन्वेषी कहा था। क्या कहा था? राहों के अन्वेषी कहकर संबोधित किया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग जो नाम था ये किसके नाम पर पड़ा? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान दें आप लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी वाला विकल्प सही होगा। इन्होंने सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। कब से? सन 1903 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, करुर रस का स्थायी भाव क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। और शोक जो है ये है करुण रस का स्थायी भाव। आपका उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, यानी पीपर पात, पीपल के पत्ते, सरिस यानी समान, मन डोला, मन डोलने लगा। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते से किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर अनुप्रास? आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा सी, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है। और जहाँ पर किसी वस्तु की किसी दूसरे से तुलना या समानता बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्लियर? समझ में आ गया? मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, तो आप लोग ध्यान दें, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। ये याद रखिएगा आप लोग। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 13-13। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है, बी वाला उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माता पिता में समास है। तो जहां पर यहाँ पर माता क्या है? पहला पद है। पिता क्या है? दूसरा पद है। जहां पर दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है या दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहां पर सी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न है, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो देव नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। यहां पर सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? सी वाला विकल्प सही होगा, युष्मत हो जाएगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 18वां, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या नकारात्मक वाक्य कहते हैं या विस्मय बोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या संदेहवाचक वाक्य? तो जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है। तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उस वाच्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उस वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विकारी पद के भेद हैं। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद या शब्द जो होते हैं
ये 4 प्रकार के होते हैं, डी वाला विकल्प सही होगा। तो आपने देखा 20 बहुविकल्पी प्रश्न इसी तरह के पूछे जाएंगे 2027 बोर्ड एग्जाम में, और ये रिपीटेड प्रश्न हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले या पूछे गए प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए किस तरह के प्रश्न आने हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक बार ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को आप सभी लोग। पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला गद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, संदर्भ में पाठ का नाम लिखा जाता है। तो जिस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है उस पाठ का नाम क्या है? मित्रता। और हर साल इस पाठ से गद्यांश पूछा जाता है। मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आप करिएगा। किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है? तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, और इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है, यानी बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है। बिल्कुल आसान सा उत्तर होगा, बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दें, इस तरह से लिख दीजिएगा, बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है। अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए ध्यान दें आप लोग। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अब देखो पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये गद्यांश लिया गया है, पाठ का नाम है पानी में चंदा, चांद पर आदमी। पाठ का नाम क्या है? पानी में चंदा, चांद पर आदमी। और लेखक कौन है? जय प्रकाश भारती जी। क्लियर? तो आपको एक ही गद्यांश करना है। वैसे मैं सभी दोनों गद्यांशों के प्रश्नों का उत्तर मैं बता रहा हूं, वैसे आपको एक ही करना है। 6 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर? देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करिएगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यहाँ पर गद्यांश में लिखा है यहाँ पर प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अब देखो इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ये प्रश्न भी 6 नंबर का पूछा जाएगा।
तो यहाँ पर जो पद्यांश है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश है। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूर सागर नामक ग्रंथ से संकलित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूर दास जी हैं। क्योंकि पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको लिखना होता है क्या? संदर्भ में आपको लिखना होता है पाठ का नाम। तो पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से है और सूरदास जी हैं रचनाकार। रेखांकित अंश की ही व्याख्या आप करेंगे। उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं? तो उद्धव जी मथुरा से गोकुल गोपिकाओं को कृष्ण का संदेश देने के लिए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना को प्रेरित करने के लिए आए थे। अगला अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए ध्यान दें। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। सहेवार परिवार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। और किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या आप करेंगे, चाहे पहले पद्यांश को हल करें या दूसरे को। फिर कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं? तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अब देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर संदर्भ के लिए हैं और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। कुल 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम ना जानामि। ये देखो लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। अथवा में भी गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। दुर्मुखा द्वितीया कशाघाता, दुर्मुखा पुनः ताड़यति, ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वादति। पाठ का नाम यहाँ पर मिल गया। तो ये लिया गया है देशभक्ता चंद्रशेखरा शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको मिलेंगे 5 नंबर यहाँ पर। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। ये किस पाठ से है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये लिया गया है वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से। क्लियर? अथवा में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। आपको किसी एक का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा।
अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, मुक्तिदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, अग्रपूजा खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं। जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि के लिए खंड काव्य, कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भरत खंड काव्य और तुमुल खंड काव्य सभी से 2 प्रश्न लिए गए हैं। तो किसी एक खंड काव्य जो आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आप करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 नंबर का जीवन परिचय है और 2 नंबर आपको मिलेंगे रचना का नाम लिखने के लिए। 5 नंबर का प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय 2027 की बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी 3 नंबर जीवन परिचय के हैं और 2 नंबर रचना का नाम लिखने के हैं। तो सूरदास, बिहारी लाल और सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट हैं। इनका जीवन परिचय जरूर याद कर लेना, इनकी रचना का नाम याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर चौथे प्रश्न में आप लोग देख लो, ये दोनों श्लोक हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, और दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में ये 2 श्लोक आए हैं। तो अब 7वें प्रश्न के उत्तर में इनमें से कोई भी श्लोक आप नहीं लिख सकते, यानी जो पेपर में श्लोक आए हैं उनको नहीं लिखना है, उनके अतिरिक्त लिखना है। क्लियर? क्योंकि स्पष्ट लिखा है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो पहला है, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी नगरी। आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर, आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर इसका। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। क्लियर? अगला है, पदेन बिना किम दूरम याति। तो इसका उत्तर क्या होगा? पदेन बिना पत्रम दूरम याति। सिर्फ इतना याद करना है इसमें, पत्रम। चंद्रशेखर कहा सीत, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको बता दूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो चंद्रशेखर प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता चासीत। क्लियर? ये हो गया उत्तर। तो 3 प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया, 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। अगला है, भूमि गुरुतरम किम अस्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए ध्यान दें, भूमि गुरुतरम किम अस्ति। तो माता गुरुतरा भूमि। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा।
देश प्रेम, भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सभी विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, और इन सभी विषयों पर आप निबंध अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। आपको 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अथवा में प्रश्न है कि विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने देखा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर, इसे आप तैयार कर लो, 70 में 70 अंक जरूर लाओगे। और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।